हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज सवाल में कह रहा है, ए ट्रेन देर आर एज मैनी वैगन्स एज द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। कहता है एक ट्रेन में जितने डब्बे हैं हर डब्बे में उतनी ही सीटें। इन वन ऑफ द वैगन कैरिंग 25% इज फिल्ड विद 71:3/7% ऑफ इट्स कैपेसिटी। एक डब्बा जिसके अंदर 25 आदमी बैठे हुए हैं, जो इसकी कैपेसिटी का 71/3/7% है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड। तो उन अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें इफ इट हैज मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट, यदि 20% सीटें हमेशा ही खाली रहती हैं। ये हमारा सवाल है। तो मेरे दोस्तों, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया मैंने। आ जाइए सवाल में कह रहा है कि एक ट्रेन में जितनी सीटें हैं उतने ही डब्बे, यानी एक मतलब जितनी डब्बे हैं उतनी ही हर डब्बे में सीटें। अगर मान लो 50 डब्बे हैं तो फिर इसका मतलब हर डब्बे में 50 सीटें होंगी। अगर मान लो 40 डब्बे हैं तो हर डब्बे में फिर 40 सीटें होंगी। ऐसे सवाल में कह रहा है। अब सवाल में कह रहा है जी, एक डब्बे में जिसमें 25 आदमी बैठे हुए थे वो उसकी कैपेसिटी के 71/3/7% है। वो उसकी कैपेसिटी का 71/3/7% है। यानी डब्बे की कैपेसिटी अगर मान लीजिए 80 सीटों की थी तो कहता है जी इसके 71/3/7% सीटों पे लोग बैठे हुए हैं। और लोग हैं कितने जी? 25 लोग हैं। कितने भाई? 25 लोग बैठे हुए। तो देखो मेरे बच्चे, 71/3/7% की फ्रैक्शन हुई 5/7, ये है 25। तो 5 से काटोगे 5 आएगा, यानी सी का मतलब आया 35। यानी 35 सीटें हर डब्बे में अवेलेबल है। ये उस ट्रेन की कैपेसिटी है। अगर हम इसको फ्रैक्शन से करते तो हम सीधा तोड़ते कि भाई 71/3/7% की जो फ्रैक्शन है वो है 5/7, मैंने लिखवा भी रखी है। तो इसका मतलब अगर टोटल कैपेसिटी 7 है, अगर टोटल कैपेसिटी 7 है तो उसके अंदर इस समय आदमी कितने बैठे हुए हैं जी? 5। जबकि कह रहा है 5 आदमी नहीं बैठे जी, 25 बैठे। तो 5 यूनिट 25, 1 यूनिट 5, तो 7 यूनिट 35। तो यानी ट्रेन की हर डब्बे की कैपेसिटी कितनी थी जी? 35। अब मेरे बच्चों, अगर हम ये बात जान पाए कि भाई एक डब्बे में अधिकतम 35 आदमी बैठ सकते हैं, या एक डब्बे की कैपेसिटी 35 है, एक डब्बे की कैपेसिटी 35 है, यानी एक डब्बे में 35 सीटें हैं, तो यार कुल मिला के ये बताओ कि डब्बे कितने होंगे, वैगन्स कितने होंगे? तो आप कहोगे सर वैगन्स भी 35 ही होंगे। ऐसा सवाल ने पहली ही भाषा में कहा था कि जितने डब्बे होंगे उतनी ही हर डब्बे में सीटें हैं। तो अगर हर डब्बे में 35 सीटें हैं तो उस ट्रेन के अंदर डब्बे भी कितने होंगे? 35। अब मैं कहूँ पूरी ट्रेन में कितने डब्बे हैं ना, कितनी सीटें हैं? तो भाई हर डब्बे में 35 सीट है और डब्बे कितने हैं जी? 35। तो 35 डब्बों में कितनी सीट होगी जी? 35 गुना 35, इतनी सीटें होगी। तो कुल मिला के पूरी ट्रेन में इतने आदमी हमेशा के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन सवाल में कह रहा जी इस ट्रेन में 20% सीटें हमेशा ही खाली रहती हैं। इस ट्रेन में 20% सीटें हमेशा ही खाली रहती हैं। तो 20% की फ्रैक्शन बनी जी 1/5। तो अगर मेरे बच्चों 1/5 सीट हमेशा ही खाली रखोगे, अगर 1/5 सीटें आप हमेशा ही खाली रखोगे, अगर 1/5 सीटें हमेशा ही खाली रखोगे तो आप हमेशा भरोगे कितनी? 4/5। फिर से समझाता हूँ भाई, इस डब्बे में टोटल सीटें थी 35 गुना 35। अब कह रहा है जी 20% सीटें हमेशा खाली रखनी। 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5, यानी अगर टोटल सीटें 5 हैं, अगर टोटल सीट 5 है तो 5 का 20% यानी एक सीट हमेशा ही क्या रहनी मेरे भाई? खाली रहनी। तो 5 में से एक सीट हमेशा खाली रहेगी, तो भरी कितनी रहेंगी? 4/5। अब सोल्व कर लीजिए, 5 7 35, 4 5 140 गुना 7, तो 14 7 98, 980 सीटें। यानी इस ट्रेन में 980 पैसेंजर एक साथ ट्रैवल मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि 20% सीटें हमेशा ही खाली रखनी। ठीक है बड़े भाई, आइए आगे पढ़िए यार, पढ़िए भाई इस क्वेश्चन को। देखिए जितना ध्यान से आप पढ़ सकते हैं उतना ध्यान से पढ़िए, उसके बाद फिर मैं इसको छोटा कर दूंगा।
एक बच्चा कह रहा है कि परसेंटेज की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि ऐसा हो तो नहीं सकता, होना तो नहीं चाहिए। बच्चे भेजी तो हुई है ऑलरेडी, आप करें उस पर नहीं आ रखी, पीडीएफ अपलोड हो रखी है यार, क्या बात कर रहे हो। आज तक के भी जो क्वेश्चन आने हैं वो सारे उसमें अपलोड हो रखे हैं भाई, कैसी बात कर रहा है यार, झूठ नहीं बोला करते। देखिए यार, आपने सवाल पढ़ लिया होगा, अब इसको छोटा बड़ा कर लेते हैं। अब जरा सवाल पे आते हैं दोस्तों। सवाल में कह रहा है, कहता है ए मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट्स। अच्छा, इससे पहले एक छोटी बात बतानी है, वो समझिए। वो बात ये कि मेरे बच्चों बहुत ध्यान से इस बात को समझिए और फिर आंसर दीजिए। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार आप केले लेके बैठे हैं, आप आम लेके बैठे हैं और आप संतरे लेके बैठे हैं, अगर केले को भी आपने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया है, आम को भी आपने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया है और संतरे को भी आपने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया है, और अगर केले आप 400 रुपए के खरीद के लाए थे, आम आप मान लीजिए 500 रुपए के खरीद के लाए थे और संतरे मान लीजिए आप 100 रुपए के खरीद के लाए थे, तो आप मुझे मेरे भाई ये बता दो कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप कहेंगे कि देखिए सर, अगर केले पे 10% का प्रॉफिट है तो 400 का 10% कितना प्रॉफिट बना, 40। आम पे भी 10% का प्रॉफिट है तो 500 का 10% कितना प्रॉफिट हुआ जी, 50। और बच्चे, मेरे बच्चे, संतरे पे भी जो प्रॉफिट है वो कितना है दे दो। तो संतरे पे भी कितने का, 10% का प्रॉफिट, तो 100 का 10% बना 10। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना बना, 40 जमा 50 जमा 10, तो 40 50 90 और 10 100। तो कुल मिला के जो लाभ बना है जी वो 100 का बना। और 100 का लाभ मेरे बच्चों किस चीज के ऊपर बना है, 400 500 900 और 100 1000 के ऊपर। तो 100 का लाभ 1000 पे, तो कह रहे जी कितना परसेंटेज बना, कितना परसेंटेज बना, हाँ है ना। अगर हमें निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, तो कहीं सॉरी, अरे 1000 पे कितने का लाभ था, 100 का है? अरे हाँ, गलती कैसे कर दी, तो परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा ये पूछना है। तो दो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो कुल मिला के उत्तर आया 10%। तो यहां मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, एक बार पहले आप देखिए फिर बताता हूं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जी जी, वो गलती से 1000 लिख दिया था, 100 मैंने कर दिया। देखिए, हाँ हाँ, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, ठीक है। तो मेरे बच्चों, मैं आपको यहां कहना ये चाह रहा हूं कि अगर हम हर चीज के ऊपर कोई परसेंटेज वैल्यू सेम रखेंगे तो ओवरऑल भी परसेंटेज वैल्यू सेम आएगी। अगर हम हर जगह पे 10-10% का डिस्काउंट देते चले जाएंगे तो ओवरऑल भी 10 ही % का डिस्काउंट होगा। अगर हम हर आर्टिकल पे 12-12% का प्रॉफिट कमाते रहेंगे, चाहे उसकी प्राइस कुछ भी रही हो, अगर रेट ऑफ प्रॉफिट मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर सेम है हर आर्टिकल पे, तो ओवरऑल पे भी उतना ही रहेगा। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं, बात समझिए कि यार मैं कहूं कि एक आदमी हर लाइन में 20% जगह खाली छोड़ रहा है, हर लाइन में 20% खाली जगह छोड़ रहा है, तो बताइए भाई ओवरऑल कितनी % जगह खाली छूटेगी।
अगर हर लाइन में 20% जगह खाली छोड़ रहा है तो बताइए मेरे बच्चे ओवरऑल कितनी जगह खाली छूटेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हर लाइन में 20% जगह खाली छोड़ रहा है और मान लेते हैं एक पेज में 100 लाइन है, एक पेज में 100 लाइन है, तो अगर हर लाइन में 20% जगह खाली छोड़ रहा है तो 100 लाइनों में कितनी जगह खाली छोड़ेगा। तो भाई हमें ये पता है कि हर लाइन में 20% जगह खाली छोड़ रहा है, मतलब हर लाइन पे अगर 100 लेटर लिखने की जगह है तो केवल 20 लेटर की जगह खाली छोड़ दे रहा है, हाँ है ना। तो अगर मैं कहूं ये एक लाइन थी, अगर मैं कहूं भाई 2 लाइन हो तो 2 लाइन में भी यही कहानी होगी, 100 पे 20। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर हर चीज के साथ वही रेट ऑफ परसेंटेज काम करेगा तो ओवरऑल भी वही रेट ऑफ परसेंटेज काम करेगा, हाँ है ना। अगर कोई आपको ये कह दे कि हर लाइन पे अगर हम 20% जगह खाली छोड़ रहे हो तो बताओ पूरे पेज में कितनी जगह खाली हो छूटेगी, तो पूरे पेज में भी मेरे बच्चे 20% ही जगह खाली छूटेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी। अब सवाल में कह रहा है जी एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइनें लिखता है और हर लाइन में 8% जगह खाली छोड़ता है। तो भाई 20 लाइनें लिखता है, कितनी लाइनें लिखता है दोस्त, 20 लाइनें, और हर लाइन में 8% जगह खाली छोड़ रहा है। तो मेरे भाई अगर हर लाइन में 8% जगह खाली छोड़ रहा है, अगर हर लाइन में 8% जगह खाली छोड़ रहा है तो मेरे बच्चों ये बताओ कि हर लाइन में फिर वो काम कितना परसेंट कर रहा है। तो आंसर होगा 92%। भाई अगर हर लाइन में 8% जगह खाली छोड़ रहा है तो हर लाइन में 92% काम कर रहा है, क्लियर है। तो 20 लाइनों में भी 92% काम करेगा। तो कह रहा है कि जी 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप करता है और हर लाइन का 92% काम करता है, तो 20 लाइनों का इतना काम हुआ। और ये काम उसने कितनी देर में किया है जी, 10 मिनट में। कितनी देर में किया है जी, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना, तो आंसर आया 2 लाइनों का 92% काम किया, यानी हर मिनट में इतना काम किया, हर मिनट में 2 लाइन का 92% काम किया, क्लियर है। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उसकी कैपेसिटी आ गई, उसकी ताकत आ गई, उसकी क्षमता आ गई कि जी हर लाइन में, मतलब हर 1 मिनट में 2 लाइन का 92% काम वो कर सकता है। एक बार इतना पढ़ो फिर आगे बढ़ेंगे। अब आइए आगे। अब कह रहा है जी उसे जो काम करना है, ये तो है भाई अब 1 मिनट का काम उसका, यानी इतना काम वो 1 मिनट में कर सकता है। अब कह रहा है जी ऐसी बात है तो बताओ 40 लाइनों वाले 23 पेज टाइप करने हैं। तो एक पेज में कितनी लाइनें हैं जी, 40 लाइन। एक पेज में 40 लाइन। अगर एक पेज में 40 लाइनें हैं और कितने पेज हैं जी, 23 पेज है। तो एक पेज में भाई 40 लाइनें हैं तो 23 पेज में इतनी लाइनें हो गई। तो कुल मिला के इतनी लाइनें हो गई पूरे काम में। अब उसे इतना काम करना है और कह रहा है जी अब वो पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है, यानी जितनी जगह वो पहले खाली छोड़ता था उससे 25% ज्यादा छोड़ रहा है। मतलब अगर मान लो एक लाइन में 100 वर्ड लिखने की जगह होती थी तो वो 8 वर्ड जितनी जगह खाली छोड़ता था, हाँ है ना। अब कह रहा है इसका 25%, तो 8 का 25% निकालोगे तो आएगा 2। तो कह रहा है जी अब इसका 25% अधिक, यानी 8 का 25% मतलब 2 जगह फालतू छोड़ रहा है। मतलब कितनी जगह फालतू छोड़ रहा है, 10। ध्यान से फिर से समझो। कह रहा है जी पहले वो हर लाइन में 8% जगह खाली छोड़ता था, मतलब 100 का 8 हिस्सा खाली छोड़ता था। अब वो हर लाइन का 25% फालतू जगह खाली छोड़ रहा है, तो 8 का 25% बना 2, तो 2 जगह फालतू छोड़ रहा है, नहीं 8 में 2 जोड़ा 10। तो अब वो हर लाइन में 10 जगह खाली छोड़ने लग रहा है। तो 100 में 10 जगह खाली छोड़ना मतलब 10%। तो अब वो हर लाइन का 10% जगह खाली छोड़ेगा, तो इसका मतलब मेरे बच्चे हर लाइन में वो कितना काम करेगा, 90%। तो हमें 23 पेज लिखने और हर पेज में 40 लाइनें, तो कुल मिला के इतनी लाइनें लिखनी और हर लाइन में 90% काम होना है। अब कह रहा है जी 1 मिनट में कितना काम होता है, 2 लाइन का 92%। 1 मिनट में होता है 2 लाइन का 92%। तो इतना काम करने में क्या समय लगेगा, तो परसेंट से परसेंट हटा भाई, 23 चौक 92 आया, है ना। 4 दूनी 8, 8 पांजे 40 आया, 9 पांजे 450 मिनट, यानी 450 मिनट का समय लगेगा इस पूरे काम को कंप्लीट करने में।
कितने मिनट का समय लगेगा जी? 450 मिनट का। 92% कैसे आया रवि भाई? तो खुद बता, अगर आप हर लाइन में 8% जगह खाली छोड़ रहे हो तो हर लाइन का कितना हिस्सा काम में ले रहे हो? अगर मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया कि भाई ये कोई लाइन है या ये कोई टंकी है, ये कोई टंकी है, और मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए, 1 2 और 3, और मैं कह रहा हूं केवल 1/3 हिस्से में पानी भरा हुआ है, 1/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 3 हिस्से तो है, तो उसमें से एक पानी से भरा हुआ है, तो फिर खाली कितने रहे होंगे? 2/3 हिस्से खाली रहे होंगे। ऐसे ही अगर हम हर लाइन में 8% जगह खाली छोड़ रहे हैं, 8% का मतलब सीधा सीधा भी लिख दूं 8/100, तो इसका मतलब 100 में से 8 जगह खाली छोड़ रहे हैं, तो काम कितनी जगह पे कर रहे हैं? 92 पे यार। तो यानी हर लाइन का 92% पे काम कर रहे हैं। 2 से 4 कैसे कर गए? 2 से 4 कैसे कर दिया? मैं हरामखोर, कहां 2 से 4 कर दिया? बताओ तो सही, 2 से 4 कैसे कर दिया? कहां 2 से 4 किया? कौन सी ऐसी चीज थी जो समझ? 2 से 4 काटा नहीं है, हराम खोर, गुनाह किया है। 2 चौक 8, 8 पंजे 40, मतलब हद मचा दी है तुमने। मतलब इस चीज में भी तुम्हें कंफ्यूजन है? भाई मेरे कॉपी पेन लेके बैठो, तब समझ में आएंगी चीजें, और खुद करो पहले। एक भाई ने एक सवाल पूछा बहुत अच्छा, पूछिए आप जितने सवाल है पूछिए, उनका जवाब देना मेरी ड्यूटी है और मैं समझाऊंगा। एक भाई ने कहा कि ये कहां दे रखा कि एक पेज में कितनी लाइन है? एक बार सिर्फ सवाल पढ़, उसमें दे रखा। अब ये लिखा है कि 40 पंक्तियों वाले, पंक्तियों का मतलब लाइन ही तो होता है, 40 लाइन्स ऑन ईच पेज। लिखा तो हुआ है कि एक लाइन में 24 ना, एक पेज में 24 लाइन है और 23 पेज लिखने, तो लिख तो रखा है यार ये बात। पढ़ तो लो भाई, कोई ना। चलो यार पढ़ो भाई इस सवाल को, फिर आगे बढ़ेंगे। 10% कैसे आया बता दीजिए यार। बताया तो था भाई। पहले ये बताओ कि मान लेते हैं 100 लाइनें होती थी हर पेज में, या 100 लेटर लिखने की जगह होती थी हर पेज में। तो कह रहा है जी पहले तो 8% यानी 8 जगह खाली छोड़ता था, लेकिन अब पहले का 25% अधिक, अतिरिक्त का मतलब अधिक, पहले का 25% अधिक। तो पहले 8 जगह खाली छोड़ता था, 25% यानी 1/4 अधिक, तो 4 दूनी 8, यानी 2 जगह फालतू छोड़ता है। तो पहले 8 छोड़ रहा था, अब 2 जगह फालतू, यानी अब 10 जगह छोड़ेगा। तो 100 में 10 जगह छोड़ेगा तो काम कितने में करेगा यार? 90% भी तो करेगा। भाई सवाल को पढ़ो बढ़िया से, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यार दोस्तों, पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल समझाता हूं। देखिए यार ये सवाल कह रहा है, जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। कहता जी आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही स्थितियों में 25% इनकम टैक्स फ्री है, तो उसकी इनिशियल इनकम बताइए अगर वो दोनों ही स्थितियों में बराबर टैक्स दे। पहले धीरे धीरे डिटेल समझाता हूँ। कहता जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है, तो मान लेते हैं यार इनिशियल इनकम जो थी,
वो उसकी मान लेते हैं एक्स है। तो अब उसकी नई इनकम जो है वो कह रहा है जी 6,000 बढ़ गई, तो वो हो गई एक्स प्लस 6,000। मान लीजिए एक आदमी की इनिशियल इनकम है एक्स, आरंभिक आय है एक्स, तो नई इनकम उसकी 6,000 पे बढ़ गई, तो नई इनकम हो गई जी एक्स प्लस 6,000। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब कह रहे हैं जी 18% पहले होता था भैया टैक्स, अब टैक्स की रेट घट के हो गई 15%। यानी यहां टैक्स लग रहा था 18%, लेकिन अब टैक्स लग रहा है 15%। और कह रहा है जी 25% इनकम दोनों ही केसेस में टैक्स फ्री, यानी 25% इनकम वो है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो अगर इनिशियल इनकम एक्स थी तो इसके 25% पे कोई टैक्स ही नहीं लग रहा था। अगर इनिशियल इनकम एक्स थी तो इसके 25% पे कोई टैक्स नहीं लग रहा था, तो मेरे बच्चे टैक्स लग कितने पे रहा था? 75% पे। और किस रेट से लग रहा था जी? 18% से। पक्का? अब आ गया। अब उसकी जो नई इनकम है वो क्या है जी? एक्स प्लस 6,000। कह रहा है जी अभी भी 25% इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, 25% इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। हाँ है ना? नई इनकम का मतलब हुआ कि पहले इनकम थी एक्स, अब कह रहा है जी 6,000 बढ़ गई, तो नई इनकम बेटा एक्स प्लस 6,000 हो गई। तो अभी भी 25% पे टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स फिर लगेगा कितने पे? 75% पे। और किस रेट से टैक्स लगेगा जी? 15% की रेट से टैक्स लगेगा। तो 15% की रेट से टैक्स लगेगा। तो अब तक पहले भैया इतना टैक्स लगता था, अब टैक्स इतना लगने लग रहा है। और सवाल में कह रहा है दोनों ही कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो बराबर है। दोनों ही कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ टैक्स है मेरे बच्चे वो बराबर है। दोनों ही स्थितियों में टैक्स की जो मात्रा है वो बराबर है, यानी जितना टैक्स यहां लग रहा है उतना ही टैक्स वहां लग रहा है। तो अगर मैं सोल्व करूंगा इसे तो इक्वल का निशान लगाऊंगा। अब काटा पीटी मचाएंगे, इससे ये कटा भैया, इस 100 से ये कटा, 3 छिंग 18, 3 5 15, 6x आ जाएगा, वहां 5x प्लस 30,000 आएगा। x की वैल्यू घटा पटा के आएगी 30,000। एक बार आप इतनी बात समझिए, उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा सवाल दोबारा से समझिए, तभी सोच समझ पाएंगे जब हम डिटेल समझ पाए। देखिए यार, एक चीज आपने नोट करी होगी कि ऐसे सवालों में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि 25% इनकम टैक्स फ्री है या कितनी। क्यों? क्योंकि वही वैल्यू यहां आनी है और वही वैल्यू यहां आनी है। जब दोनों जगह वही वैल्यू होगी ना मेरे भाई, जब दोनों जगह वही वैल्यू होगी तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जानी। दोनों ही केसेस में वो अपने आप कैंसिल आउट हो जानी। हाँ है ना? तो मैं आपको ऐसे समझाना चाह रहा हूं, इस सवाल को ध्यान से समझना कि यहाँ 25% की जगह अगर मान लो कहता है कि 25% की जगह कहता है 30% इनकम दोनों जगह फ्री है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी 70% होता, वहां पे भी 70% होता, दोनों आपस में कट जाते। 30 की जगह 40% होता तो दोनों जगह 40% इनकम टैक्स फ्री करते, तो 60% पे यहाँ टैक्स लगता, 60 पे वहां लगता, दोनों जगह 60 से 60 कट जाता, तब भी सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इतनी बात को समझिएगा कि यार पहले जो है ना, आप पूरे x रुपए पे 18% टैक्स दे रहे थे। पहले आप x रुपए पे 18% टैक्स दे रहे थे। अब आप x रुपए पे दे रहे हो मात्र 15% टैक्स। ध्यान से सोच समझ के मेरी बात का जवाब देना। पहले आप x रुपए पे 18% टैक्स दे रहे थे, लेकिन अब आप दे रहे हो x रुपए पे 15% टैक्स। तो यानी सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि x रुपए पे पहले 18% दे रहे थे, अब 15% दे रहे हो, यानी 3% की बचत तो सूखी सूखी हो गई। हाँ है ना? तो x का 3% की बचत हो गई सूखी सूखी।
यानी एक्स के 3% बचत तो सीधी सीधी वो कर ही लेना था। लेकिन सवाल में कह रहा है जी बचत नहीं हुई, टैक्स की रेट घटी 18 से 15% हुई, लेकिन फिर भी उसे दोनों ही परिस्थितियों में बराबर आय का चुकाना पड़ा। उसका कारण क्या है भाई? अगर इनकम एक्स ही रहती तो 3% टैक्स बच जाना था, लेकिन ये टैक्स कहां घुसड़ गया? ये घुसड़ गया इस बढ़ी हुई इनकम में। कितनी इनकम बढ़ी थी जी? 6,000। तो इस बढ़ी हुई इनकम पे जो 15% हमने टैक्स दिया ना, इसकी वजह से हम ये 3% टैक्स नहीं बचा पाए। यानी इस 6,000 पे जो 15% टैक्स गया है वो बेसिकली उतनी ही वैल्यू का है जितना इनिशियल इनकम का 3%। हाँ है ना? सोल्व करते हैं। 100 से 100 काटा, 3 5 15 आया, 5 6 30 आया, तो एक्स की वैल्यू आई 30,000। समझ पाए? जो भी समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, करिए जी इस सवाल को 10th को। दीपक जी, नंबर सिस्टम की सारी वीडियो मैथ स्पेशल 33 में अपलोड हो चुकी, जो जो बैच की थी। करिए जी इस सवाल को। पहले पढ़ लीजिए फिर कराता हूं। आइए यार। देखिए यार सवाल में क्या कह रहा था, इनकम ऑफ ए मैन इज 28,800। एक आदमी की इनकम 28,800 रुपये। ठीक है भैया। कहता है जी इस पे टैक्स रेट दे रहा था वो 12%, यानी 12% की रेट से टैक्स भरता था। अब कहता है जी उसकी इनकम कुछ बढ़ गई। तो पहले से इनकम थी 28,800 रुपये, मान लेते हैं इस बार उसकी इनकम x रुपये बढ़ गई। यही तो कह रहा है कि कुछ इनकम बढ़ गई, तो x रुपये इनकम बढ़ गई। और देखिए यार ये सवाल जो मैं बता रहा हूँ ये तो मैं यहाँ पे पूरी कॉन्सेप्ट के थ्रू बताने लग रहा हूँ। हाँ है ना? पेपर में इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, एक डिजिटल सम कॉन्सेप्ट होता है उसके थ्रू। तो मैं इस फ्राइडे या सैटरडे में डिजिटल सम की करीबन 2 सवा 2 घंटे की क्लास होगी, वो लेके आपको उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ठीक है? उसके थ्रू भी हम बहुत जल्दी से सवाल सोल्व कर लेंगे, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ सिर्फ सीखना है। तो अब इनकम इतनी हो गई होगी, कह रहा जी अब रेट ऑफ टैक्स है 10%। तो कह रहा जी बताइए इनकम में इंक्रीज कितना हुआ अगर दोनों ही केसेज में 30% इनकम टैक्स फ्री है। तो 28,800 रुपये इनकम है जी, इसका 30% पे टैक्स नहीं लग रहा, तो टैक्स कितने पे लग रहा है? 70% पे। हाँ है ना? किस रेट से जी? 12% से। यहां 28,800 रुपये प्लस एक्स, किस रेट से टैक्स ना, कितनी परसेंट इनकम टैक्स फ्री है जी? 30%। तो टैक्स कितने पे लगेगा? 70% पे। किस रेट से जी? 10%। एक बार आप सिर्फ इन कहानियों को समझ लीजिए कि जो डिटेल की बात थी वो सही है या गलत है।
अब देखिए यार दोस्तों जरा, अब अगर इन दोनों को बराबर करते हैं तो आप जानते हैं कि ये वाली कहानी तो सेम है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी और ये कहानी कट जाएगी। बोलिए, 100 से 100 कट जाएगा और कैलकुलेट करके हम आंसर निकाल लेंगे। दूसरा और अच्छा तरीका ये है कि हम इस बात को समझें कि भैया पहले इनकम थी कितनी, 28,800 रुपये। तो उस 28,800 रुपये पे समझने वाली बात है, उस 28,800 पे पहले हम दे रहे थे 12% टैक्स, अब दे रहे हैं 10% टैक्स। तो इस 28,800 पे पहले 12% टैक्स देते थे, अब 10% टैक्स देते हैं, यानी इस 28,800 पे 2% टैक्स की बचत होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल में कह रहा है जी इस 2% की बचत नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई। तो इस बढ़ी हुई इनकम पे तो अब हमें पूरा 10% टैक्स देना पड़ा। तो हमारी बचत इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि अब हमें इस पे पूरा टैक्स देना पड़ा। हाँ है ना? और ये जो 2% की बचत थी ये किस लिए नहीं हो पाई? क्योंकि नई इनकम पे अब 10% देना पड़ा। अब तो आप समझ ही गए, 2 5 10, 5 से काटेंगे सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ है ना? कह रहा है कि टैक्स रेट तो डिफरेंट है, फिर इक्वल कैसे हुआ? बेटा सवाल ने खुद कहा है कि दोनों केसेस में वो समान आयकर चुकाता है। उसने कहा है कि जितना टैक्स पहले चुका रहा था उतना ही अब चुका रहा है, तभी हमने किया है। और यहां पे भी 30-30% लेते तो वही 70-70% आता, दोनों जगह कैंसिल हो जाता, फर्क ही नहीं पड़ता सवाल पे। क्लियर है? चलिए करिए जी, बहुत ही प्यारा सवाल। करो जी। कि 15-20 मिनट में भेज रहा हूँ भाई मैं। चलो जी, समझो भाई सवाल को। इस सवाल को समझने से पहले एक बात समझनी चाहिए आपको। क्या? जैसे मैंने आपको कल एक सवाल कराया था कि भाई 20 रुपए अगर एक आदमी के पास टोटल है, अगर एक आदमी के पास 20 रुपए हैं खर्च करने के लिए, और मान लीजिए वो दो चीज़ों पे खर्च करता है, एक सिगरेट पे खर्च कर देता है और एक चाय पे खर्च कर देता है। मान लीजिए सिगरेट पे खर्च कर रहा है जी वो 16 रुपए और चाय पे खर्च कर रहा है 4 रुपए। यही रेशियो है तुम्हारा भी। अब मान लो मैं ये कह दूं कि यार सिगरेट पे आज अगर 1 रुपए ज्यादा खर्च हो गया तो बेटा बताओ चाय पे कितना कम खर्चा होगा? तो सिगरेट पे 16 की जगह 17 खर्च करोगे तो नेचुरल 20 में 17 गया, 3 ही बचा, तो यहां पे 1 रुपया कम खर्च करना पड़ेगा। यही बात है। सेम यही सवाल उसी कॉन्सेप्ट पे कहता है जी एक आदमी की इनकम है कुछ, दोनों तीनों तरीके से डिटेल में भी समझाऊंगा, शॉर्ट में भी समझाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एक आदमी की कुछ इनकम है, लेट्स से इनकम है 100, इनकम है 100, हाँ है ना, कुछ भी मान लिया, एक आदमी की इनकम है 100। कह रहा है जी कोई भी पीछे वाले से रिलेटेड नहीं, मैंने अपनी तरफ से कोई डाटा ले लिया कि जी एक आदमी की कोई इनकम है, लेट्स से उसकी इनकम है 100, और मैं कह रहा हूं जी वो कुछ टैक्स पे कर रहा है, मान लेते हैं 20% टैक्स पे कर रहा है, तो टैक्स हो गया जी 20। तो नेट इनकम कितनी होगी दोस्त?
तो नेट इनकम शुद्ध आय यानी जो टैक्स देने के बाद जो इनकम बची वो कितनी है? 80। तो अभी भी अगर आप कुल मिला के सोचेंगे तो कहानी वही है कि टैक्स और नेट इनकम दोनों का जोड़ हमेशा इनकम के बराबर ही होता है, हाँ है ना। यानी जो भी मेरी इनकम थी उसमें से मैं अपनी तरफ से डाटा दे रहा हूं, उसमें से अगर मैंने 20 रुपए टैक्स दे दिया, 20% टैक्स दे दिया, तो नेट इनकम कितनी रह गई? 80। अब मान लीजिए मैं कहूं कि यार इनकम मैं नहीं छेड़ रहा, इनकम सो की सो ही रख रहा हूं। अगर मैं टैक्स आपका 5 रुपए बढ़ा दूं, टैक्स मैंने 5 रुपए बढ़ा दिया, तो टैक्स कितना हो गया आपका? तो आप कहेंगे सर टैक्स हो गया जी 25, क्योंकि 20 था तो 5 बढ़ के 25 हो गया। तो बेटा ये बताओ नेट इनकम में कितनी कमी आ जाएगी? अगर टैक्स 5 बढ़ा दिया तो नेट इनकम में कितनी कमी आ जाएगी? आप कहेंगे कि देखिए सर अगर इनकम वही 100 ही है तो 100 में 25 रुपए अगर आप टैक्स कटाने लग रहे हैं तो नेट इनकम बची 75, यानी घर तो 75 ही ले जा पाओगे, हाँ है ना। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ आपने देखा होगा कि नेट इनकम कितनी घट गई? 5, हाँ है ना। वही कहानी जो कल बताई थी कि मान लो आपकी इनकम है 100 रुपए, इसमें आपने 20 रुपए दे दिया टैक्स, तो नेट इनकम आपके पास बची 80, एनआई माने नेट इनकम। अगर मान लो किसी दिन ऐसा हुआ कि टैक्स आपका 5 रुपए बढ़ गया, तो मेरे बच्चों ये ऑटोमेटिकली समझने वाली बात है कि अगर इनकम वही है और टैक्स 5 रुपए बढ़ गया तो नेट इनकम आपकी 5 रुपए घट जाएगी, नेट इनकम आपकी 5 रुपए घट जाएगी। या मैं उल्टा कह दूं, कैसे? मैं उल्टा कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। मैं कह दूं कि बेटा मान लो तुम्हारी इनकम ना तुम्हारा टैक्स 3 रुपए घट गया, तो बताओ नेट इनकम कितनी बढ़ गई? तो आप कहोगे 20 में से 3 टैक्स घट गया तो 17 ही देना पड़ा। तो इस हिसाब से फिर 100 में से 17 टैक्स गया तो नेट इनकम कितनी बनी? 83। हमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी बता देते ये बात। कैसे? कि भाई अगर टैक्स मेरा 3 रुपए घटा है तो नेट इनकम मेरी 3 रुपए बढ़ी होगी, हाँ है ना। यानी अगर इनकम फिक्स है, अगर इनकम फिक्स है, जैसे कल हमने किया था ना एक सवाल, खर्चे वाला, चावल की कीमत 20% बढ़ गई तो बताओ गेहूं की खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा 350 ही रहे। तो कल बताया था यार खर्चा अगर उतना है तो एक चीज में अगर हमने खर्चा बढ़ा दिया तो दूसरी में हमें वो चीज घटानी पड़ेगी। ऐसे ही अगर मेरे बच्चों इनकम फिक्स है, अगर इनकम फिक्स है और अगर टैक्स में हम कोई चेंज करेंगे तो उतना ही चेंज आपका नेट इनकम में होगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं अगर आपकी नेट इनकम मान लो 30 रुपए बढ़ गई, हाँ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स आपका 30 रुपए घटेगा। अगर मतलब कोई भी कंडीशन दे रखी हो, अगर मैं आपको ये कह दूं कि यार नेट इनकम आपकी x रुपए बढ़ गई तो इसका ऑटोमेटिकली अर्थ ये कि फिर टैक्स आपका x रुपए घट गया। अगर नेट 5 रुपए बढ़ी तो टैक्स 5 रुपए घटा, और मैं कहूं टैक्स अगर 4 रुपए बढ़ा तो नेट इनकम 4 रुपए घटेगी। यानी जितना अमाउंट ऑफ चेंज नेट इनकम में होगा उतना ही अमाउंट ऑफ चेंज मेरा टैक्स में होगा। क्लियर है? यानी मैं ये कह सकता हूं कि अमाउंट ऑफ चेंज इसके क्या दिक्कत हो रही है? एक सेकंड रुक जाओ भाई, जैसे जैसे शाम चढ़ती है बोर्ड भी ना से में आ जाता है। अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स बड़ी दिक्कत दे रहा भाई ये तो। अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स हमेशा ही बराबर होता है अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम, इन नेट इनकम। यानी मेरी बात को ध्यान से समझिए कि आयकर में जितना परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन आपका शुद्ध आय में भी होता है। जितना परिवर्तन आपका आयकर में होगा उतना ही परिवर्तन आपका शुद्ध आय में भी होता है। आप गलती से ये मत सोचना किसी भी हालत में कि सर अगर यहाँ टैक्स 5 बढ़ा है तो नेट इनकम 5 घटी है तो जितना परसेंटेज चेंज यहां होगा उतना ही परसेंटेज चेंज यहां होगा। ये गलत है। क्यों गलत है ये बात? इस वजह से गलत है
क्योंकि यहां अगर आप देखो तो 5 रुपए टैक्स बढ़ा है, लेकिन किसके ऊपर बढ़ा है? 20 पे। तो 5 की बढ़त 20 पे, तो 100 पे कितनी? बताओ जी, कितना परसेंट बना? 25%। तो परसेंटेज चेंज यहां आया 25%। और यहां नेट इनकम 5 घटी है किस पे? 80 पे। कितना परसेंट बना जी? 1/16। 1/16 होता है जी 6 सही 1/4%। तो आपने देखा कि अमाउंट ऑफ चेंज तो सेम था, यहां पे भी 5 था, यहां पे भी 5 था, लेकिन अमाउंट ऑफ परसेंटेज चेंज डिफरेंट है। यहां 25% है तो यहां 6 सही 1/4% है। यानी परसेंटेज चेंज नहीं, सेम नहीं होगा, परसेंटेज चेंज सेम नहीं होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ चेंज हमेशा ही सेम होगा। ठीक है, तो हमें यहां यही देखना था कि जितनी हमारी आयकर में मात्रा परिवर्तित होगी, उतनी ही मात्रा मेरी शुद्ध आय में परिवर्तित होगी। तो टैक्स मान लेते हैं टी है। अब सवाल में कह रहा है कि जी शुद्ध ना आयकर में 19% का इंक्रीज कर दिया, तो टैक्स में 19% का इंक्रीज कर दिया, तो टोटल इतना इंक्रीज हो गया, हाँ है ना। और कह रहा है जी नेट इनकम 6% घट गई, तो नेट इनकम का 6% घटत हो गई। तो जितना नेट इनकम में कमी होगी बेसिकली उतना ही टैक्स में इंक्रीज होगा। तो यहां जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो यहां वाले अमाउंट ऑफ चेंज के सेम होगी। यहां तक किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बात को समझिए, 100 से 100 काट देंगे, यहां से टैक्स बटे नेट इनकम ले आते हैं, रेशियो निकालेंगे तो यहां बचेगा 6 और यहां आएगा 19। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टैक्स 6 का कटवा रहे हैं तो नेट इनकम है आपकी 19। तो मेरे बच्चों इनकम क्या होती है? इनकम का मतलब होता है टैक्स जमा नेट इनकम। तो 6 जमा 19 करेंगे तो इनकम हुई 25। अब आपसे पूछ रहा है कि जी टैक्स रेट बताइए क्या है, आयकर की दर ज्ञात करें। तो आप कहेंगे जी देखिए 25 रुपए की है हमारी इनकम, 25 रुपए की है हमारी इनकम, उसके ऊपर हम टैक्स काट रहे हैं 6 रुपए, तो बताओ दोस्त कितना परसेंट बना? तो उत्तर आएगा जी 24%। तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना? 24%। पक्का? तो 24% आयकर की दर है। आइए जी, ऐसा ही अगला सवाल है। बेटा मैंने तो जो और परसेंटेज के क्वेश्चन भेजे थे लगा लिए ना, अपने पास है ना? हाँ तो लगा देगा ना, बाद में जरूरत होगी तब। कोई नहीं, पढ़ो जी, सेम वही सवाल है। देखिए यार दोस्तों, कह रहा है यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है। कहता है जी टैक्स में 17% का इंक्रीज होता है तो नेट इनकम में 3% की कमी होती है। और मैंने बताया जितना अमाउंट ऑफ चेंज टैक्स में होगा उतना ही अमाउंट ऑफ चेंज नेट इनकम में। तो रेशियो निकालोगे, नेट इनकम बटे ले आएंगे, यहाँ 3 बचा, ये 17 बटे में आ गया। तो टैक्स मेरा अगर 3 है तो नेट इनकम मेरी 17 हो गई। क्लियर है दोस्त? तो आप ये देखिए कि टैक्स जो है वो 3 है, तो नेट इनकम जो है मेरी वो मेरी बेटा 17 है। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे इनकम बताओ क्या होगी? भाई मेरे इनकम बताओ। तो इनकम क्या होता है जी? टैक्स प्लस नेट इनकम। इनकम होती तो 3 और 17 20 मेरी इनकम हुई। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है कि टैक्स रेट बताइए, टैक्स की दर बताइए। तो हम कहेंगे जी 3 रुपए टैक्स कट रहा है किसके ऊपर? 20 पे। तो 100 पे कितना? 20 5 100, 5 3 15%। तो टैक्स की जो रेट है वो मेरे बच्चे हो गई 15%। कितनी हो गई जी? 15%।
बढ़े जी, आइए चलिए जी, पढ़िए बच्चे। अब यहां से एक दूसरी टाइप स्टार्ट होती है, करिए जी। करो भाई इस क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, उम्मीद है बात समझ आई होगी। अब जरा सवाल पे आते हैं। सवाल में कह रहा है कि जी एक कमरे में दो तरीके के जानवर हैं, कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते। कह रहा है जी हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, हर एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, कुल मिला के 355 बिस्किट खाए गए हैं। 45 जानवर हैं, तो बताइए कुत्ते कितने बिल्ली कितने। अगर डिटेल कराना है तो मैं ऐसे कराऊंगा कि भाई टोटल 45 जानवर हैं, इसमें से बिल्लियां अगर मैं x मान लूंगा तो कुत्ते कितने हो जाएंगे भैया। तो आप कहेंगे सर कुत्ते हो गए 45 माइनस x। ठीक है भैया। अब कह रहा है जी हर बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है। अगर हर बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है तो x बिल्लियां कितने बिस्किट खाएगी, 7x। और कह रहा है जी हर एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, तो 45 माइनस x कुत्ते कितना बिस्किट खाएंगे जी, 45 माइनस x गुना 9। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अगर हर बिल्ली 7x बिस्किट खा रही है तो हर कुत्ता 45x माइनस 9 बिस्किट खा रहा है, और कुल मिला के जो बिस्किट खाए गए हैं वो 355 है। 355। तो कह रहा है जी बताइए बिल्ली कितने कुत्ते कितने। तो आप सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल के बिल्लियां निकाल देंगे, कुत्ते निकाल देंगे। ये तो है मेरे बच्चे डिटेल तरीका। अब समझना धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की हो जो हर जगह काम आना है। देखिए यार टोटल जानवर है 45, कुल मिला के जानवर है 45। कह रहा है जी जो बिल्लियां हैं वो खाती हैं भैया 7 बिस्किट, बिल्लियां खा रही हैं 7 बिस्किट। और कह रहा है जी जो कुत्ते हैं वो खा रहे हैं 9 बिस्किट। तो मेरे बच्चों मैं ये बात कह सकता हूं कि कुत्ते 7 बिस्किट तो खा ही रहे हैं, बस 2 बिस्किट फालतू खा रहे हैं। देखिए बातों को कहने का तरीका है, मैन्युपुलेट है। मेरी जेब में मान लीजिए 10 रुपए हैं, इस बात को मैं बहुत सारे तरीके से बता सकता हूं। मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरी जेब में 100 रुपए से 90 रुपए कम। मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरी जेब में 50 रुपए का 1/5वां हिस्सा है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरी जेब में 5 रुपए का डबल है। मेरी बात समझ रहे हैं? बात तो अभी भी सारे ही तरीकों से मैं एक ही बता रहा हूं, लेकिन बताने के तरीके तो अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुत्ता खा तो 9 ही बिस्किट रहा है, देखो अभी भी 9 ही खा रहा है, लेकिन मैंने कह दिया कुत्ता 7 तो खाता ही, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। और कुल मिला के बिस्किट खाए गए हैं बेटा 355। अब आप ये बताओ कि यार 7 बिस्किट तो बिल्ली भी खा रही है और 7 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है। 7 बिस्किट बिल्ली भी खा रही है मेरे बच्चों और 7 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है, यानी 7 बिस्किट तो हर जानवर खाने लग रहा है। तो टोटल 45 जानवर थे, 7 के हिसाब से कितने बिस्किट खा लेंगे, 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 बिस्किट खा लेंगे। यानी अगर हर जानवर 7 ही बिस्किट खाए, बिल्ली भी 7 खाए, कुत्ता भी 7 खाए, तो 315 बिस्किट खाए जाएंगे। जबकि खाए कितने गए हैं बिस्किट भाई, 355। तो कितने एक्स्ट्रा खा लिए, यानी हम 7 बिस्किट लेके चलें तब तो 315 खाए गए, और एक्चुअल में 355 खाए गए। तो कितने फालतू खाए जा रहे हैं, 40 बिस्किट फालतू खाए जा रहे हैं। तो 40 बिस्किट फालतू किसकी वजह से खाए जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कुत्ते की वजह से। तो हर कुत्ता 2 बिस्किट फालतू खाता है, हर कुत्ता 2 बिस्किट फालतू खाता है। तो 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है हर कुत्ता, या 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने के लिए एक कुत्ता चाहिए। तो 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने के लिए कुत्ते चाहिए भैया 20, तो यानी कुत्ते हो गए 20।
और 45 में से 20 कुत्ते हैं तो बिल्लियां हो गई 25। बिल्लियां हो गई 25। बात आई समझ में? ये सब 180 कुत्ते कहाँ से हो गए? हराम खोर, जानवरी 45 थे। तुझे बड़ा प्यार है कुत्तों से। देखिए 6:30 से 8 जिनका बैच है उनके बैच में नोट्स बढ़ जाते हैं। आइए, हम इस सवाल को चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे। सब दो का मैनिपुलेशन और कुछ भी नहीं है।
पे करिएगा, कल मिलेंगे फिर इससे आगे। थैंक यू यार।